सांवली बहू। फोटो में अरुणा के सौंदर्य को देखकर आलोक बहुत खुश था, लेकिन शादी के बाद अरुणा के सांवले रंग को देखकर उसके भीतर हीन भावना घर कर गई। जब उसे सांवली सलोनी अरुणा के गुणों का दूधिया उजाला फटने लगा तो उसकी आंखें चुंधिया सी गई। टन टन दफ्तर की घड़ी ने 4:30 बजने की सूचना दी तो सब एक एक करके उठने लगे। आलोक ने जैसे यह आवाज़ सुनी ही नहीं। चलना नहीं है क्या यार? राजेश ने पीठ में एक धोल मारी तो वह चौंक गया। 5 बज गए क्या? कमाल है, नरेश बोला। घर में नई ब्याही बीवी बैठी है और पति को यह भी पता नहीं 5 कब बज गए। अरे मियाँ, तुम्हारा तो आजकल वो दिन है जब लगता है घड़ी की सुइयाँ खिसक ही नहीं रही और कमबख्त 5 बजने को ही नहीं आ रहे। पर एक तुम हो कि। नरेश के व्यंग से आलोक के सीने में एक चोट सी लगी। फिर वह स्वयं को संभाल कर बोला, मेरा कुछ काम अधूरा पड़ा है, उसे पूरा करना है, तुम चलो। नरेश चल पड़ा। आलोक गहरी सांस लेकर कुर्सी से टिक गया और सोचने लगा। वह नरेश को कैसे बताता कि नई नवेली बीवी है, तभी तो वह यहाँ बैठा है। उसके अंदर की उमंग जैसे मर सी गई है। पिताजी को भी न जाने क्या सूझी कि उसके गले में ऐसी नकेल डाल दी जिसे न मैं उतार सकता और न ही खुश होकर पहन सकता। वह तो विवाह करना ही नहीं चाहता था, अकेले रहने का आदी हो गया था, विवाह की इच्छा ही नहीं होती थी। ऐसे में पिताजी का पत्र आया था, आलोक तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, अच्छे खानदान की, प्रथम श्रेणी में MA है, मेरे मित्र की बेटी है, फ़ोटो साथ भेज रहा हूँ, मैं तो उन्हें हाँ कर चुका हूँ, तुम्हारी स्वीकृति का इंतज़ार है। अनमना सा होकर उसने फ़ोटो उठाया और गौर से देखने लगा था। तीखे नाक नक्शे की एक आकर्षक मुखाकृति थी, बड़ी बड़ी भावन प्रमाण आंखें जैसे उसके सारे वजूद पर छा गई थी और न जाने किस रोल में उसने वापसी डाक से ही पिताजी को अपनी स्वीकृति भेज दी थी। पिताजी ने एक माह बाद ही विवाह की तारीख नियत कर दी थी। उसके दोस्त नरेश, विपिन आदि हैरान थे और उसे सलाह दे रहे थे कि सिर्फ फ़ोटो देखकर ही वह विवाह को कैसे राज़ी होगा। कम से कम एक बार लड़की से रूबरू तो हो लेता। पर जवाब में वह हंसकर बोला था, फ़ोटो तो मैंने देख ही लिया है। अब पिताजी लंगड़ी लूली बहू तो चुनेंगे नहीं। पर कितना गलत सोचा था उसने। विवाह की प्रथम रात्रि को ही उसने अरुणा के चेहरे पर प्रथम दृष्टि डाली तो सन रह गया। अरुणा की रंगत काफ़ी सांवली थी। फिर तो बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें जिनमें वह अक्सर कल्पना में डूबा रहता था। वे तीखे नान नक्श जो धार की तरह सीधे उसके हृदय में उतर जाते थे, सब जैसे कपूर से उड़ गए थे और वह रह गया था अरुणा का सांवला रंग। अरुणा से तो उसने कुछ नहीं कहा, पर सुबह पिताजी से लड़ पड़ा था। कैसी लड़की देखी आपने मेरे लिए? आप पर भरोसा करके मैंने बिना देखे ही विवाह के लिए हाँ कर दी थी, और आपने? क्यों, क्या कमी है लड़के में? लंगड़ी लूली है क्या? पिताजी टेढ़ी नज़रों से उसे देख कर बोले थे। आपने तो बस जानवरों की तरह सिर्फ हाथ पैरों की सलामती का ही ध्यान रखा, यह नहीं देखा उसका रंग कितना काला है। बेटे, पिताजी समझाते हुए बोले थे, और अच्छे घर की सुशील लड़की है, प्रथम श्रेणी में MA है, चाहो तो नौकरी करवा लेना, रंग का सांवला होना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। और फिर अरुणा सांवली अवश्य है पर काली नहीं। पिताजी और माँ दोनों ने उसे अपने अपने ढंग से समझाया था, पर उसका आक्रोश कम नहीं हुआ था। अरुणा के कानों में शायद इस वार्तालाप के अंश पड़ गए थे। रात को धीमे स्वर में बोली, शायद यह विवाह आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। वह खामोश रहा था। 15 दिन बाद ही वह काम पर वापस आ गया था। अरुणा भी उसके साथ थी। कानपुर आकर अरुणा ने उसकी अस्त व्यस्त गृहस्थी को सुचारू रूप से समेट लिया था। साहब, घर नहीं जाना क्या? चपरासी दीनानाथ का स्वर कान में पड़ा तो उसकी विचार तरंता टूटी। 6 बज चुके थे। वह उठ खड़ा हुआ। घर जाने का भी जैसे कोई उत्साह नहीं था उसके अंदर। उसे 15 दिन हो गए हैं, अभी तक उसके दोस्त अरुणा को नहीं देखा। जब भी वह घर आने की बात करते वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता है। आखिर वह करे भी क्या? नरेश की बीवी सोनिया कितनी सुंदर है और आकर्षक भी, और विपिन की पत्नी कौन सी कम है। राजेश की पत्नी लीना भी कितनी गोरी और सुंदर है। अरुणा तो इन सब के सामने कुछ भी नहीं। उसके दोस्त और पत्नियों को बगल में सजावटी वस्तु की तरह लिए घूमते हैं। एक वह है कि दिन के समय भी अरुणा को साथ लेकर बाहर नहीं निकलता। न जाने कैसे हीन ग्रंथि पनप रही है उसके अंदर, कैसी बेमेल जोड़ी है उनकी। हर घर पहुंचा तो अरुणा ने बाहर कुर्सियां निकाली हुई थी। तुरंत ही वह चाय और पोहा बना कर ले आई। वह खामोश चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। अरुणा उसके मन का हाल काफ़ी हद तक समझ रही थी
उसने छोटे से घर को तो अपने कुशल हाथों और कल्प शक्ति से सजा रखा था, पर पति के मन की था वह नहीं ले पा रही थी। छोटे से बगीचे से फूल पत्ते तोड़कर वह रोज पुष्प सज्जा करती। कई बार तो आलोक भी सजे हुए सुंदर से घर को देखकर हैरान रह जाता। तारीफ के बोल उसके मुंह से निकलने की होते, पर वह उन्हें अंदर ही घुटक लेता। पाक कला में निपुण अरुणा रोज नए नए व्यंजन बनाती। उसकी तो भूख जैसे दोगुनी हो गई थी। नहाने जाता तो स्नान घर में कपड़े, तौलिए, साबुन सब करीना से सजे मिलते। यह सब देखकर मन ही मन अरुणा के प्रति प्यार और स्नेह के अंकुर से फूटने लगते। पर फिर वही क्षण वही पुरानी कटुता उमड़ कर सामने आ जाती और वह सोचता ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है। एक दिन वह दफ्तर से आकर बैठा ही था कि नरेश, विवेक, राजेश सजी धजी पत्नियों के साथ उसके घर आ धमके। नरेश बोला, आज पकड़े गए जनाब। उन सब के चेहरे देखकर एक बार तो आलोक सनसा रह गया। क्या सोचेंगे ये सब अरुणा को देखकर? क्या यही रूप की रानी थी जिसे अब तक उसने छिपा कर रखा हुआ था? पर मन के भाव छिपाकर वह चेहरे पर मुस्कान ले आया और बोला, आओ आओ यार, धन्यवाद जो तुम सब इकट्ठे आए। आज तो खास तौर से भाभी जी से मिलने आए हैं, विवेक बोला और फिर सब बैठक में आ गए। सुगढ़ता और कलात्मक से सजी बैठक में आकर सभी की नज़रें घुमाकर सजावट देखने लगी। राजेश बोला, अरे वाह, तेरे घर का तो कायाकल्प हो गया यार। तभी अंदर से अरुणा मुस्कुराती हुई आई और सबको नमस्ते करके बोली, बैठी मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। आप भी क्या सोचते होंगे कि आपके पति के कैसे दोस्त हैं जो अब तक मिलने भी नहीं आए, पर इसमें हमारा कसूर नहीं है। आलोक की बहाने बना कर हमें आने से रोकता रहा। अरुणा, तुम्हारी पुष्प सज्जा सी गजब की है, सोनिया प्रशंसात्मक स्वर में बोली। हमारे बगीचे में फूल हैं, पर मुझे सजाने का तरीका नहीं आता, तुम सिखा देना मुझे। इसमें सिखाने जैसी कोई बात ही नहीं। अरुणा संकुचित हो उठी। वह रसोई में चाय बनाने चली गई। कुछ देर में प्लेटों की गर्मा गर्म ब्रेड रोल और गुलाब जामुन ले आई। आप इंसान हैं या मशीन? विवेक हंसता हुआ बोला, कितनी जल्दी सब कुछ तैयार कर लिया। आप लोग गर्मा गर्म खाइए, मैं ब्रेड रोल तलती जा रही हूँ। 1 घंटे बाद जब सब जाने लगे तो नरेश आलोक को कोहनी मारकर बोला, वाकई यार, तूने बड़ी सुगढ़ और अच्छी बीवी पाई है। आलोक समझ नहीं पाया नरेश सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है। जाते समय सब आलोक और अरुण को आमंत्रित करने लगे तो आलोक बोला, दिन तय मत करो यार, जब फुर्सत होगी आ जाएंगे और फिर खाना खाकर ही आएंगे। फिर तो तुम्हें फीकी मूंग की दाल और रोटी ही मिलेगी। विवेक हंसता हुआ बोला, हमारी पत्नी का तो लगभग रोज का यही घिसी पिटा मीनू है, और कहीं हमारे यहाँ खिचड़ी ही ना बनी हो। सोनिया जब भी थकी होती है खिचड़ी ही बनाती है। वैसे अक्सर यह थकी ही रहती है। नरेश टेढ़ी नज़रों से सोनिया को देखकर बोला। सब घर चले गए तो अरुणा बिखरा कर सहेजने लगी और आलोक आराम कुर्सी पर पसर गया। उसने कनखियों से अरुणा को देखा। क्या सचमुच उसे सुगढ़ और बहुत अच्छी पत्नी मिली है? क्या सचमुच उसके दोस्तों को जीवन पर रश्क है? उसके मन में अर्धांत सा चल रहा था। उसे अरुणा पर दया सी आई। 2 माह होने को है, उसने अरुणा को कहीं घुमाया भी नहीं। कभी घूमने निकलता भी है तो रात को। एक दिन शाम को आलोक दफ्तर से आया तो बोला, अरुणा झटपट तैयार हो जाओ, आज नरेश के घर चलते हैं। अरुणा ने हैरानी से उसे देखा और फिर खामोशी से तैयार होने चल पड़ी। थोड़ी देर में वह तैयार होकर आ गई। जब वह नरेश के घर पहुंची तो अंदर से जोर जोर से आती आवाज़ से चौंक कर दरवाजे पर ही रुक गई। नरेश चीख रहा था, यह घर है या नरक? मेरे ज़रूरी कागजात तक तुम संभाल कर नहीं रख सकती। मुन्नी ने सब फाड़ दिए हैं। कैसी जाहिल औरत हो, कौन तुम्हें पढ़ी लिखी कहेगा? जाहिल हो तुम। सोनिया का तीखा स्वर गूंजा। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारा बिखरा सामान ही सारा दिन सहीजती रहूँ। बाहर खड़े अरुणा और आलोक संकुचित से उठे। ऐसी हालात में वो कैसे अंदर जाए समझ नहीं पा रहे थे। फिर आलोक ने गला खंगाकर दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। दरवाज़ा सोनिया ने खोला। बिखरे माल, मटमैली सी सलवटे वाली साड़ी और मेकअप विहीन चेहरे में वो काफ़ी फूहड़ और भद्दी लग रही थी। आलोक ने हैरानी से सोनिया को देखा। सोनिया संभल कर बोली, आइए आइए आलोक जी, और वह अरुणा का हाथ थामकर अंदर ले गई। उन्हें सामने देख नरेश झेंप सा गया और वह सोफे पर बिखरे कागजों को समेट कर बोला, आओ आओ आलोक, आज कैसे रास्ता भूल गए? आलोक और अरुण सोफे पर बैठ गए। आलोक ने नजरें घुमाकर देखी, सारी बैठकें अस्त व्यस्त थी। बच्चों के खिलौने, पत्रिकाएं, अखबार, कपड़े इधर उधर पड़े थे। हालांकि नरेश के घर आलोक पहले भी आता था, पर अरुणा के आने के बाद वह पहली बार यहाँ आया था। इन 2 माह में ही अरुणा के कारण व्यवस्थित रूप सजे धजे घर में रहने से उसे नरेश का घर बड़ा ही बिखरा और अस्त व्यस्त लग रहा था।
अनजाने ही वह सोनिया और अरुणा की तुलना करने लगा। सोनिया नरेश से किस तरह जुबान लड़ा रही थी, घर भी कितना गंदा रखा हुआ था, स्वयं भी किस कदर फुअड़ सी बनी हुई है। क्या फ़ायदा ऐसे मेकअप और लीपा पोती का, जिसके उतरते ही औरत कलायर उतरे बदतन सी बेरंग बेरोनक नजर आए। इसके विपरीत अरुणा कितनी सभ्य और संस्कृत है, उसके साथ कितनी शालीनता से बात करती है। अपने सांवले रंग पर फबने वाले हल्के रंग के कपड़े कितने सलीके से पहनकर जैसे हमेशा तैयार सी रहती है। घर भी कितना साफ रखती है। लोग जब उसके घर की तारीफ करते हैं तो गर्व से उसका सीना भी फूल जाता है। तभी सोनिया चाय और एक प्लेट में भुजिया लाई तो नरेश बोला, अरे आलोक, उसकी पत्नी पहली बार घर आई है, कुछ खातिर करो। अब घर में तो कुछ है नहीं, आप झटपट जाकर बाजार से ले आओ। नहीं, आलोक बोला, इस समय कुछ खाने की इच्छा भी नहीं है। मन ही मन वह सोच रहा था, अरुणा मेहमानों के सामने हमेशा कोई ना कोई घर की बनी हुई चीज़ अवश्य रखती है। जो खाता है तारीफ के बिना नहीं रहता। कुछ देर बैठकर आलोक और अरुणा ने उससे विदा ली। बाहर आकर आलोक बोला, रास्ते में विवेक का घर भी पड़ता है, जरा उसके यहाँ भी हाजिरी लगा ले। चलते चलते उसने अरुणा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अरुणा हैरानी से उसे देखने लगी। सदा उसकी उपेक्षा करने वाला पति का यह अप्रत्याशित व्यवहार उसकी समझ में नहीं आया। विवेक के घर जब वो पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर तौली से हाथ पहुंचता विवेक रसोई से निकला और उन्हें देखकर शर्मिंदा सा होकर बोला, अरे वाह, आज तो जाने सूरज कहाँ से निकला जो तुम लोग हमारे घर आए हो। विवेक के घर का भी वही हाल था। बैठक इस तरह से अस्त व्यस्त जैसा भी तूफान आकर गुजरा हो। विवेक पत्रिकाएं समेटते हुए बोला, आप लोग बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। नीलम तो लेडीज़ क्लब गई हुई है, पत्नी क्लब में, पति रसोई में। आलोक को मन ही मन हंसी आ गई। तभी अरुणा खड़े होकर बोली, आप बैठिए भाई साहब, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कहकर अरुणा रसोई में चली गई। तब विवेक का 1 साल का बेटा भी उठकर रोने लगा। विवेक उसे हिला डुलाकर चुप कराने का प्रयास करने लगा। कुछ ही देर में अरुणा ट्रे में चाय और दूध की बोतल ले आई और बोली, आप लोग चाय पीजिए, मैं मुन्ने को दूध पिलाती हूँ। और विवेक के नाना करते भी उसने मुन्ने को अपनी गोद में लिटा लिया और बोतल से दूध पिलाने लगी। विवेक धीमे स्वर में आलोक से बोला, यार बीवी हो तो तुम्हारी जैसी, दूसरों का घर भी कितना अच्छी तरह संभाल लिया। एक हमारी मेम साहब है, अपना घर भी नहीं समझ सकती। घर आओ तो पता चलता है किट्टी पार्टी में गई है या क्लब में। मुन्ना आया के भरोसे रहता है। उस दिन आलोक देर रात तक सो नहीं सका। वह सोच में निमग्न था। उसे अपनी पत्नी के सांवले रंग पर शिकायत थी, पर यहाँ तो उसके दोस्तों को अपनी गोरी चिट्टी बीवियों से हर बात पर शिकायत है। इतवार के दिन सभी दोस्तों ने आलोक की शादी की खुशी में पिकनिक का आयोजन किया था। विवेक, राजेश, नरेश, विपिन सब शरीक थे उनकी पिकनिक में। खाने पीने का सामान आलोक के दोस्त लाए थे। आलोक को उन्होंने कुछ भी लाने से मना कर दिया था। फिर भी अरुणा ने मसालेदार छोले बना लिए थे। सभी छोले को चटकारे लेकर खा रहे थे। आलोक हैरानी से देख रहा था कि अरुणा ही सबके आकर्षण की केंद्र बनी हुई है। सोनिया उससे बुनाई डालना सीख रही थी तो नीलम उसके घने लंबे बालों का राज पूछ रही थी। राजेश की पत्नी रीना उससे मसालेदार छोले बनाने की विधि पूछ रही थी। तभी विवेक बोला, अरुणा भाभी, चाय तो आपके हाथ की ही पियेंगे। उस दिन आपकी बनाई चाय का स्वाद अभी तक ज़बान पर है। लीना, सोनिया, नीलम आदि ताश खेलने लगी और अरुणा स्टोव जलाकर चाय बनाने लगी। विवेक भी उसका हाथ बटाने लगा। चाय की चुस्कियों के साथ एक बार फिर अरुणा की तारीफ शुरू हो गई। चाय खत्म होते ही विवेक बोला, अब अरुणा भाभी एक गाना सुनाएंगे। मैं यह आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ठीक कह रहा हूँ, विवेक बोला। आप बोधियानी में चाय बनाते समय गुनगुना रही थी, मैंने पीछे से सुन लिया था। अब कोई और बहाना नहीं चलेगा, आपको गाना ही पड़ेगा। हाँ, सब समवेत स्वर में बोले। मजबूरन अरुणा को गाने के लिए हाँ भरनी पड़ी। उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया। झील का खामोश किनारा उसकी मीठी आवाज़ से गूंज उठा। सभी मंत्रमुग्ध उसका गाना सुन रहे थे। आलोक भी हैरान था, अरुणा इतना अच्छा गा लेती है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। बड़े ही मीठे स्वर में गा रही थी। गाना खत्म हुआ, सबने तालियां बजे। अरुणा संकुचित हो उठी। आलोक गहराई से अरुणा को देख रहा था। उसे लगा अरुणा इतनी सांवली नहीं जितनी वह सोचता है। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी और भावपूर्ण हैं। कटा हुआ बदन, सदा मुस्कुराते से होठ, एक खास उसकी शालीनता से भरा हुआ व्यक्तित्व, वह तो सबसे अलग है। उसकी आंखों पर अब तक न जाने कौन सा पर्दा पड़ा हुआ था जिसके आर पार वह देख नहीं पा रहा था। उसकी गहराई में तो गया ही नहीं था जहाँ अरुणा अपने इस रूप गुण के साथ मौजूद थी, सीप में बंद मोती की तरह। पिकनिक के बाद थके हारे शाम को वो घर लौटे तो आलोक को अपेक्षाकृत प्रशोत्तर मुकुट देखकर अरुणा विस्मती सी थी।
घर में खामोशी की चादर ओढ़ने वाला आलोक आज खुलकर बोल रहा था। कुछ हिम्मत करके अरुणा बोली, क्या बात है, आज आप काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।